जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं विकसित आप सभी का स्वागत करती हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो संडे था उसमें आप सभी का क्या एग्ज़ाम था, एनडीए का एग्ज़ाम था। तो उसी को लेकर आज की हमारी वीडियो रहेगी, उसी से रिलेटेड हमारी वीडियो रहेगी। हम उस पेपर को एनालिसिस करेंगे ताकि जो बच्चे ऐसे थे, देखो जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, मार्क्स सभी ने अपने काउंट कर लिए होंगे, तो उन्हें क्या लग रहा है कि काश हमने थोड़ा सा और किया होता। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें क्या रही होगी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, ठीक है, उन्हें अवेयरनेस नहीं थी एग्ज़ाम को लेकर, या फिर जो अब क्या है अपीयर होंगे 11th क्लास में हैं या फिर 9th-10th में हैं। मैं ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि पेपर का क्या स्टैंडर्ड रहता है, कैसे आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही जो बेस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आप सबको क्या है समझ में आएगा। तो देखो एक बार जो हमारा पेपर था, मेरे पास है पेपर कोड ए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार क्या देख रहे हैं, जो आपका क्या है जनरल साइंस का पोर्शन है वो हम देख रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एनडीए 2024 जो अभी आपका हुआ है रिसेंट में, उसको एनालिसिस कर रहे हैं हम। इसमें क्या देख रहे हैं, जीएस सेक्शन देखेंगे, जनरल साइंस का पोर्शन जो कि हमारे 3 पार्ट्स में हम देख रहे हैं, क्या बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन तीनों को हम देखेंगे, इनकी वेटेज देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, क्या लेवल था उनका, क्या सोर्स था, ठीक है। जनरली आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जो आपको क्या कर रही हैं, हज़ारों वीडियो आ चुकी हैं अगर आप देखोगे मार्केट में, जो क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले ये कर रहे हैं, हमारे इसमें से ये क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन जो रियलिटी है आपको आज पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। क्लियर है? तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो इसको अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप भी अपने बच्चे का क्या करना चाहते हो, भविष्य को क्या करना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, तो देखो जो हमारा पेपर है कोड ए है, उसमें देखो अगर हम देखें पार्ट बी है जिसमें, उसमें अगर मैं बात करूं 51 क्वेश्चन है, जो मेरा 51 क्वेश्चन नंबर है, उसे अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम्स इज़ नॉट करेक्ट। तो ये क्या है, 51 क्वेश्चन जो है वो हमारा बायो से रिलेटेड है। अब ये देखो ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ये हमारा आया है सेल, जो हमारा सेल चैप्टर है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमारा क्लास 9th, और ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टू द पॉइंट था, इजी कैटेगरी में है ये, और इसका सोर्स क्या है हमारा एनसीईआरटी, क्या है डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसको क्रैक करना, इस एग्ज़ाम को क्रैक करना क्या है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं। क्लियर है आपको? तो आज आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहे, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहीं से आ रहे हैं बेटा। तो क्या है, जनरली हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और जो बेसिक हैं हमारी, देखो उन्हें करो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो बेसिक है हमारा उसे भी तो करना है ना। बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कैसे चीज़ें होंगी। अब जनरली क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, पेरेंट्स भी अवेयर नहीं हैं, या काफ़ी सारे ऐसे क्या हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, केवल बच्चों को क्या करवाया, चैप्टर फिनिश हुआ, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो बच्चे क्या कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं। जनरली आप देखोगे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं और मार्क्स लेकर आ रहे हैं। वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम का जो बेस है ना, वो क्या है, छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस क्लासेस में क्या कर रहे होते हैं बच्चे, क्रैम कर रहे होते हैं, याद करके
क्वेश्चन आंसर को और जस्ट मार्क्स ले आते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि चैप्टर के अंदर क्या है। क्लियर है? तो आज आपके लिए अवेयरनेस वीडियो रहेगी। अब देखो जो चैप्टर ये था हमारा 51 क्वेश्चन था, बायो से था, बिल्कुल इजी था, टू द पॉइंट था और डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। उसके बाद देखो जो 52 क्वेश्चन है अगेन, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमसे पूछा गया है, ये भी हमारा बायो में ही है और क्या है, सेम चैप्टर और सेम क्या है, हमारी बुक है 9th क्लास की एनसीईआरटी। क्लियर है आपको? उसके बाद अगर हम देखें 53 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछा गया है ऐसे टिश्यू का नेम बताना है जो 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है, अगर आपने मेरी वीडियो भी देखी होती तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि क्या जो 2 बोन्स को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर था इसका। ये भी क्या था हमारा, बहुत ही इजी था और ये किस चैप्टर से रहा है, हमारा टिश्यू चैप्टर से रहा है ये, और क्या है, इजी कैटेगरी में है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट था ये। आज आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी बुक्स कितनी इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है आपको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 54th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल्स। तो अगेन ये क्या है, हमारा बायो कैटेगरी में है और इसमें अगर आप देखोगे तो अगेन जो सेल चैप्टर है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्लास 9, उससे क्या पूछा गया है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टू द पॉइंट है, अगेन एनसीईआरटी से ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आप 55th क्वेश्चन जो है आपका 55 है जो आपका क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, तो ये आपका कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, ये बायो से ही है और ये जो आपका रिप्रोडक्शन वाला है उससे ये आपका क्या आया है, क्वेश्चन आया है। जो आपका रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है वहाँ से ये आया है और क्या है, टू द पॉइंट, इजी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये क्या आया है आपका, क्या है, बच्चे एनसीईआरटी की जो बुक है उसके चैप्टर को क्या है अच्छे से रीड नहीं करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो आपको डिलीवर कर रहा है, जो आपके जो टीचर्स हैं आपको अच्छे से क्या है वैसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन देख लो बच्चा क्या आ रहे हैं आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, ये डायरेक्ट देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 डिफरेंट टाइप्स मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डायरेक्ट, क्या है आपका, डायरेक्ट एनसीईआरटी की आपकी क्या ली गई है, लाइंस ली गई हैं। ये जो 56 है ये आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री का है और ये कहाँ से आया है आपका, मैटर इन द सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग आपका चैप्टर है, उससे ये क्या है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और ये क्या है, बिल्कुल इजी है और क्या रहेगा, सोर्स क्या है इसका, एनसीईआरटी अगेन। उसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, सेपरेशन टेक्निक्स आपसे पूछी गई हैं, अगेन क्लास 9th केमिस्ट्री का ये आपका रहेगा और सेपरेशन टेक्निक्स आपसे पूछी गई हैं, ये आपका चैप्टर रहेगा। इज मैटर क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। ठीक है, मैटर जिसमें आप क्या बता रहे हैं, वेरिएशन, जिसमें आपकी वेरियस क्या हैं, आप क्या कर पा रहे हो, टेक्निक्स है जिससे आप सेपरेशन कर पा रहे हो आपके सब्सटेंसेस को। ठीक है, मैटर अराउंड अस प्योर है या नहीं, ये भी डायरेक्ट था, इजी, एनसीईआरटी अगेन। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं 58th जो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक। अगेन क्या है, ये आपका केमिस्ट्री पार्ट से रहेगा और इसमें आपका क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उससे ये भी क्या है आपका इजी कैटेगरी का है, एनसीईआरटी का है। तो बच्चे आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी से क्या है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि एनालिसिस जो आपको बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये क्या है, जो एग्ज़ाम है ये मुश्किल नहीं है,
लेकिन क्या है, आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि क्या जो बच्चे 6 से ही आपकी वो फाउंडेशन, वो नींव आपकी बन गई है क्या आपके बच्चे की, तो उसके बाहर ये कुछ भी नहीं है। देखो, अगर 6 से ही आपका बच्चा क्या कर पा रहा है, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा रही है, अच्छे से उसको चैप्टर क्या है अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो क्रैमिंग नहीं कर रहा है, तो ये देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 59 क्वेश्चन जो है हमारा अगेन वैलेंसी पूछी गई है हमसे, तो ये भी क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से ही है, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, अगेन NCERT इसका सोर्स है। उसके बाद अगर हम 60th क्वेश्चन देखें, अगेन हमारा क्या है, केमिस्ट्री से है, जिसमें आपसे मोल पूछा गया है, ठीक है, मोल के बारे में पूछा गया है, तो ये अगेन क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल से है, एटम एंड मॉलिक्यूल से है, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट फार्मूला था इसमें और कुछ भी नहीं था, आप उससे बिल्कुल इजीली क्या कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद देखो 61st है जो हमारा केमिकल रिएक्शन। अब क्या पूछा गया है, केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी आपसे AgCl जो कि Ag+Cl2 में ब्रेक हो रही थी, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। जनरली ये क्या है, आपका केमिस्ट्री का ही पार्ट है, डायरेक्ट थी ये आपकी, क्या थी, ये डायरेक्ट आपकी क्या है, केमिस्ट्री से आया है, NCERT से है, इजी है, क्या है, इजी है, टू द पॉइंट। आपको क्या गिवन थी, इक्वेशन गिवन थी, रिएक्शन गिवन थी, आपको बताना था। जनरली क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं, तो ये आपका क्या रहेगा बेटा, केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपकी, वहाँ से ये क्या आया है, डायरेक्ट आपका क्या आया है, क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट था, ये भी इजी है, और NCERT क्या है, इसका सोर्स है। उसके बाद देखोगे आप, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज एंटी स्किनिंग एजेंट इन पेंट्स। ये क्या है आपका, ये केमिस्ट्री से ही है, इसमें आपसे क्या पूछ लिया गया है, जो आपके यूजेस हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, तो जितने भी आपके यूजेस आते हैं या फिर आपके आप देखते हो उसमें क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके नेम और उसके बाद जो यूजेस हैं, ये यूजेस से आपका क्या आ गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 63 जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन जो 62 क्वेश्चन था वो हमारा रहा है केमिस्ट्री से। तो उसके बाद देखो जो 63 क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टेंस, आपको 2 रेजिस्टेंस गिवन थे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है आपका, क्लास 10 से आ गया है, डायरेक्ट क्या है, क्लास 10 से है, किससे आ गया है आपका, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका, उससे ये आया है, इजी है, ये इजी है। इसमें क्या गिवन है आपको, 2 रेजिस्टेंस गिवन है ऐसे, जो कि सीरीज में है, और फिर एक जो थर्ड वन है वो इन दोनों के साथ आपको क्या गिवन है, पैरेलल में गिवन है, ऐसे आपको गिवन है। तो सीरीज़ का आप करके और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल में हो गया है, तो इजीली, बहुत इजी से आप इसे क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। इजी न्यूमेरिकल था ये आपका, क्या था, इजी न्यूमेरिकल था, बिल्कुल टू द पॉइंट बात थी इसमें। उसमें देखो 64 जो है आपका, उसमें क्या है, आपको डेंसिटीज़ गिवन है, ये फिगर गिवन है, ठीक है, आपको ये ब्लॉक गिवन है, एक फ्लोट कर रहा है, एक थोड़ा सा पानी में एमर्ज है, तो ये बेसिकली आपका कहाँ से आया है, देखो ये फिज़िक्स का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका फ्लोटिंग डेंसिटी वाला जो आपका क्या था, टॉपिक था, वहाँ से ये आपका आया है। ये क्या था, मैं इसे मॉडरेट कह दूँगी, वैसे तो ईजी है, क्या है, मॉडरेट है, कुछ बच्चों को ये क्या है, थोड़ा सा स्ट्राइक नहीं किया होगा, बाकी ज़्यादा कठिन नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था वो इजीली इसे कर सकता था, क्लियर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, 65th है जो हमारा, उसमें देखो क्या है, एस्ट्रोनॉट हुज वेट ऑन द अर्थ एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट क्या है हमारा, फिजिक्स का है, ग्रेविटेशन जो है हमारा,
ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उससे ये लिया गया है। उससे ये क्या था, अगर आपने इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली क्या कर सकते थे, ये क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस था। क्या है ये आपका अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इजी टू मॉडरेट ये आपकी क्या रहेगी, कैटेगरी रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में आपको स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना था। टू द पॉइंट आपको ये क्या है गिवन थी ये स्टेटमेंट्स। अगर किसी बच्चे ने इस चैप्टर को अच्छे से एक बार भी रीड किया होगा समझते समझते तो ईजिली वो कर सकता था। जो आपका फ्रिक्शन और फोर्स वाला जो चैप्टर है ना उसमें से ये आपका क्या है 66 क्वेश्चन था। आप क्या है फ्रिक्शन है जो हमारी, या फोर्स प्रेशर, ये जो हमारे हैं फ्रिक्शन है फोर्स है ना, उसमें से आपका था डायरेक्ट। अगर आपने बेसिक क्या थे आपके, अगर आपको बेसिक नॉलेज थी कि फोर्स क्या होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती हैं, तो डायरेक्ट वहाँ से क्या है स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से आपको क्या करना था। तो ये भी आपका क्या था अंडरस्टैंडिंग बेस था कि आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इन। उसके बाद नेक्स्ट देखो जो 67th है आपका, उसमें आपको रे डायग्राम गिवन है। तो रे डायग्राम जो गिवन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम इसे रखेंगे, क्योंकि जो रे डायग्राम जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या है आपको पता होता है कि जो लाइन क्या होगी हमारी इंसिडेंट रे जो क्या होती है फोकस से पास करती है वो क्या हो जाती है पैरेलल हो जाती है। अगर आपको बेसिक ये पता था जब आप रे डायग्राम बना रहे हो तो ये बेसिक था, उसी से जस्ट ये पूछा गया है। आपको रे डायग्राम गिवन है, क्या है उनमें से जो करेक्ट रे डायग्राम था वो आपको फाइंड आउट करना था। तो ये आप बिल्कुल इजीली कर सकते थे, इसमें आपको क्या है बिल्कुल सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो ये क्या है आपका लाइट चैप्टर से है बेटा, लाइट चैप्टर से है। और ये क्या थे जो आपके रे डायग्राम्स हैं उसमें से ये इजी ही कैटेगरी में है, इजी कैटेगरी में है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्या है जस्ट फिगर्स गिवन है, उसको आपने ये देखना था कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आपसे कोई सिचुएशन देखकर ये नहीं बोला गया था कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है और फिर आप सोच रहे हो, तो वो तो थोड़ा सा भी मैं मान लेती, लेकिन ये तो डायरेक्ट आपको गिवन है। तो ये क्या है इजी। अगेन NCERT देख लो, अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो NCERT से ना हो, क्लियर है। उसके बाद देखो लाइटनिंग इज ड्यू टू, जो लाइटनिंग वाला है ये आपका कॉन्सेप्ट देखो। अगर मैं बोलूँ ये क्वेश्चन, कुछ बच्चे कहेंगे कि हाई लेवल की तो मैं बात ही ना करूं, जो लाइटनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये आपकी छोटी क्लासेस में भी आ जाती है। लाइटनिंग कंडक्टर जब हम यूज़ करते थे, अगर आपको ध्यान हो, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, चार्जेस का सेपरेशन हो रहा था, लेकिन छोटी क्लासेस में मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि आप क्या करते रहे, क्रैम करते रहे, जो चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, आपको लग रहा है कि ये कुछ हाई फाई चीज़ें हैं, ये कोई हाई फाई चीज़ें नहीं थी। ये क्लास 8th में भी 7th में भी जनरली बच्चे जानते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे लाइटनिंग का प्रोसेस हो रहा है, कैसे चार्जेस हो रहे हैं। तो ये क्या था आपका बेसिक था, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे थे हम। तो ये क्या है हमारा बेसिक रहा, ये आपका फिजिक्स के ही पार्ट में है। और ये क्या था अंडरस्टैंडिंग को देख रहे थे ये आपकी, कि आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्रैमिंग तो नहीं की आपने, क्लियर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद देखो 69 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें फिगर गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी अरेंजमेंट है हमारी वो क्या करेगी, उसमें जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो ये तो बहुत इजी था, डायरेक्ट देखते ही आप इसे बता सकते थे, इसमें तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो क्या है इसमें हमारा, अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन थे, डायग्राम गिवन है, उसमें से आपको सीरीज़ में कनेक्शन और पैरेलल में कनेक्शन दिखा रखा है और फिर पूछा है कि किस में बल्ब क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप क्या करते हो, जनरली ऐसे क्वेश्चन तो आपको क्लासेस में भी करवा दिए जाते हैं, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो बोर्ड्स में भी ऐसे आपके आ जाते हैं। तो डायरेक्ट NCERT रहेगा ये आपका, जो आपका क्या है इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उससे ये आपका हो गया डायरेक्ट क्या है NCERT, और ये इजी क्वेश्चन है आपका बेटा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो 70 क्वेश्चन है मैं उसे ये मानती हूँ
कि वो क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस है और मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी में रखूँगी। तो इसमें देखो आपको क्या है, एक स्काई डाइवर है जो जंप के दौरान क्या कर रहा है, उसका मोशन, तो क्या है, ये जो मोशन है आपका चैप्टर उससे लिया गया है। मोशन में जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो ग्राफिकल पार्ट है उससे ये आया है कि आपको ग्राफ्स के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये वहाँ से लिया गया है। ये क्या था, थोड़ा सा आपकी क्या देख रहा था, थिंकिंग लेवल को चेक कर रहा था कि आप क्या उसके अकॉर्डिंग, क्या आप अपने कॉन्सेप्ट को उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में, ये क्या है, मॉडरेट कैटेगरी का आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ये ग्राफ्स से था कि आपके ग्राफ्स आपने कितने अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग थी आपको। नेक्स्ट आप देखोगे तो उसमें हमारा क्या है, अगेन इलेक्ट्रिसिटी से हमारा जो क्वेश्चन आया है उसमें फिर से आपको क्या दे रखी हैं, कॉम्बिनेशन गिवन है, रेजिस्टेंस की क्या है, कॉम्बिनेशंस गिवन है, वोल्टेज है, करंट है। तो ये जनरली क्या है, 10th क्लास में हमारे आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या निकालनी है, हमें पता है ओम्स लॉ का, सभी को पता है। तो डायरेक्ट वहीं से था, कुछ भी क्या था, बहुत इजी न्यूमेरिकल मैं इसे कहूँगी। न्यूमेरिकल क्या था, ये इजी था, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी रही है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से रहा है ये, और क्या है ये इजी। जिस बच्चे को क्या है, अगर पता है सीरीज़ में हम कैसे निकालते हैं और पैरेलल में कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है, तो वो इजीली इसे क्या कर सकता था, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये देखो हमारा क्या था, जो हमारा बोर्ड लेवल होता है ना, बोर्ड जो आप 10th के बोर्ड दोगे उस लेवल तक ही था, और NCERT में ऐसे हमारा कवर कर लेते हैं हम, जब क्या दे रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कुछ अलग नहीं था इसमें। उसके बाद देखो जो 84th क्वेश्चन है आपका, वो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है। जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उससे कौन सी आपकी डिजीज़ हो रही है। तो ये तो देखो क्लास भी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये क्या है, बहुत छोटे थे, वो याद करो छोटे बचपन की कहानियाँ आपकी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम जब ये सब पढ़ रहे होते थे, उसमें हम देखते थे विटामिन ए से क्या हो रहा है, बी से क्या हो रहा है। तो ये तो मैं कहूँगी आपको कोई भी 6th 7th 8th क्लास में लगातार ये चीज़ें हमारी आई हैं, तो वहीं से ये आपका क्या था, फ्री हिट क्वेश्चन था। ये क्या था, हमारा फ्री हिट क्वेश्चन था। तो ये किस में है आपका, आप इसको बायो में काउंट कर सकते हो, वरना मैं इसे कहूँगी जर्नल अवेयरनेस था ये आपका, कि आप कितने अवेयर थे। ठीक है, तो ये देखो 84th हम यहाँ ऐड कर देते हैं, वेरी इजी है ये। कंपोनेंट्स ऑफ जो फूड हैं आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं, 6th 7th 8th, वहाँ से ये कवर किया गया था आपका। उसके बाद देखो अगेन जो 85th क्वेश्चन है वो भी आपके लिए फ्री हिट था, बहुत इजी था। अगेन ये दोनों क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ फूड से आए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड से आए हैं। क्लियर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है। बैलेंस डाइट छोटी क्लासेस में आ जाता था बिल्कुल हमारे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार मैं कह रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग, क्या आपके बच्चे को वैसे ही ट्रेन किया गया है, या आपको वैसे ही ट्रेन किया गया था कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आपको थोरोली क्या किया गया, एक्सप्लेन किया जा रहा था, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो रही थी या नहीं हो रही थी। क्योंकि उस टाइम पर क्या देखा गया है, ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज के पीछे जो आपकी क्या होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, बच्चे उन्हें क्रैम कर कर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के तो फुल मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन क्या आप ये देख रहे हैं कि क्या जो वो चैप्टर है बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाया है या नहीं। तो अगर वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है तो देख सकते हो, आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें 86 जो हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज। तो ये जो कार्टिलेज है जो हमारा, अगेन ये क्या रहेगा हमारा, बायो से ये आपका क्वेश्चन रहा है, और डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, ये मैंने जो अभी टिश्यू वाली वीडियो करवाई थी उसमें भी आपको कार्टिलेज के बारे में बताया था। तो देखो जो 86 है आपका, वो भी क्या है, बायो से आपका टिश्यू से रहा है, और क्या है, इजी है, टू द पॉइंट था, सोर्स इसका NCERT है।
क्या है, NCERT है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 87th है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, किडनी, ह्यूमन किडनी। ये जो है हमारे, ये लाइफ प्रोसेस से है, ये अगेन बायो है, जो लाइफ प्रोसेस है हमारे चैप्टर का नाम, वहाँ से ये लिया गया है क्लास 10 से। उसमें हमारे क्या है, काफ़ी सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, तो वहाँ से ये आपका लिया गया है। टू द पॉइंट ये बात कर रहा है कि किडनीज के अंदर जो हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं इसके बारे में। तो ये क्या है आपका, ईजी है, अगेन NCERT। अगेन आप देख सकते हो कि NCERT से क्या है, हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद देखो जो 88th क्वेश्चन है आपका, 88th है जो आपका ऑर्गेनिज्म। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फाइलम पूछा गया है कि स्पंजेस हैं जो आपके, वो किससे रिलेटेड हैं। देखो ये क्लास 9th में आता है आपका, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी है आपका चैप्टर, लेकिन क्या करवाया जाता है, कुछ कुछ स्कूलों में इसे क्या करवा दिया जाता है, कट करवा दिया जाता है। फिर ये बच्चे 11th में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ठीक है, 11th में भी वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास बायो है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे को क्या उसके अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है, क्या पूरा सिलेबस वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से आपको इशारा ही काफ़ी है, आप बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं आप पेरेंट्स। अगर आप भी अपने बच्चों को क्या चाहते हैं, भविष्य को अगर आप देख रहे हैं, या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो आप अभी से, आपको अवेयरनेस की नीड है बेटा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद कभी ऐसा ना हो कि आपका क्या हो रहा है, पैसे भी वेस्ट हो गए और वो टाइम भी वेस्ट हो गया, ऐसा ना हो। तो क्या है, अभी भी संभल जाओ। और ये देखो 88th जो हमारा था, ये बायो का था, डाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर है, क्लास 9th। जनरली ये स्कूलों में करवाया नहीं जाता है, और क्या है 9th क्लास से डायरेक्ट NCERT, और इजी है ये बिल्कुल। ये 9th में स्किप करवा दिया जाता है, फिर 11th में आता है, और 11th में ओनली बायो वाले बच्चे कर पाते हैं इसे, है ना, और आपके पास फिर बायो होती नहीं है, तो इसलिए आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, 9th क्लास में ही है। तो अब आपको चेक करना है, आपको ये चैप्टर करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम देखें जो 89th हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है, अगेन हमारा फिजिक्स से है, और फिजिक्स में हमें क्या है, डायरेक्ट हमसे ये पूछ लिया गया है कि हमारा जो, जब आपने रे डायग्राम किए होंगे तो उसमें क्या है, रे डायग्राम बनाते थे तो ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते थे, तो इसमें आपको गिवन है डायरेक्ट कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। जनरली आपसे ये क्या है, ये तो बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में तो इससे भी आगे पूछ लेते हैं कि आपको रे डायग्राम भी बनाना है, उसके क्या बताना है, नेचर भी बताना है ना, नेचर, पोजीशन, आप इस पर भी क्या करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपका क्या था, मैं कहूँगी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 89 जो है वो डायरेक्ट आपका क्या है 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसमें से आपका आया है, लाइट चैप्टर है जो, उसमें जो आपके रे डायग्राम हैं इजी है। अगेन NCERT से ये आपका क्या है क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगेन जो देखोगे 90 क्वेश्चन जो है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, टू द पॉइंट बात की है इसने, क्या है बिल्कुल टू द पॉइंट। मायोपिया अगर आप ओपन करोगे क्या है 19th जो क्वेश्चन है, अगेन 10th की जो बुक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ह्यूमन आई से जो आपका है उसमें जैसे ही मायोपिया टॉपिक करोगे ना आप NCERT में, सबसे पहली लाइन ही ये है और वही का वही देख लो आपका आ गया है आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, अगेन NCERT से ही आपका रहा है। और ये तो बोर्ड में भी आपसे पूछा जाता है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आप इसको करो और इसके करेक्शन बताओ, इसके कॉजेज़ क्या हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं 91 जो आपका क्वेश्चन है, 91 जो आपका क्वेश्चन है, व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, एक्सेलरेशन गिवन है, ओके। तो ये आपका क्या है फिजिक्स का है और टोटल डिस्टेंस, यस ये आपका क्या है मोशन से है, क्या है मोशन से ये आपका सॉल्व होगा।
और इसको मैं क्या कहूँगी, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जो मोशन की आपकी इक्वेशन है आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो, उसको क्वेश्चन में क्या गिवन है आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर पहले क्या फाइंड किया जा रहा है, अगर आप ये चीज़ें कर पा रहे हो तो आप इजीली कर सकते थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल देखते ही वो डर जाते हैं और क्या करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या गिवन है, बार बार में क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। कभी ऐसे आप तो नहीं हो, ज़रा ये एनालिसिस करना। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन पढ़कर अगर आपको क्या है, अब क्या कर पा रहे हो, आप सेपरेट कर पा रहे हो कि मुझे ये गिवन है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या मैं इन्हें अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं, तो आप इजीली इसे कर सकते थे। लेकिन फिर भी मैं इसे क्या कर दूँगी, मॉडरेट कैटेगरी में मैं रख रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, इसे मॉडरेट कैटेगरी में मैं रख रही हूँ। क्लियर है ये आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपका क्या है, अगेन एक न्यूमेरिकल है, किस में है, फिजिक्स में है। बायो में तो न्यूमेरिकल हो नहीं सकते, क्वेश्चन निकालने आपको जनरली फिजिक्स में आएंगे या फिर थोड़े बहुत आपके केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो देखो फिजिक्स में क्या आया है, डेंसिटी पर ये आपका आया है। तो ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। इससे पहले भी एक डेंसिटी का हमारा क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आया है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। और इससे पहले जो आया था वो हमें फिगर गिवन थी, उससे हमें करना था। तो ये भी क्या था बेसिकली आपका, मैं कहूँगी इसे भी मॉडरेट है और अंडरस्टैंडिंग बेस था। ये दोनों क्या है, मॉडरेट है और अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको समझ है ना कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, तो आप इन्हें इजीली कर सकते थे, क्योंकि आपको टू द पॉइंट चीज़ें गिवन थी। टू द पॉइंट आपके क्या लगने थे, जो आपके फॉर्मूले हैं वो आप लगाकर इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे 93 जो आपका क्वेश्चन है वो अगेन क्या है, एक न्यूमेरिकल है जो कि फिजिक्स में है और पावर से रिलेटेड है। क्या है आपका, पावर से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। जो क्वेश्चन है सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे आप लिखते हो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूले जो आपके डायरेक्ट हैं उन्हीं से आपके हैं, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूलों से आपका ये क्या आया है, क्वेश्चन आए हैं। जनरली ये क्या है, हमारे बोर्ड लेवल जो होता है उसमें भी आपको ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अब आपको ये एनालिसिस करना है कि आपकी वैसी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद अगर हम 94th क्वेश्चन देखें तो हीट का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। हीट का चैप्टर जैसे ही आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले लाइनें ही ये आएंगी। तो ये क्या कर रहा है, आपकी रीडिंग के साथ आप कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो वो आपको चेक करने के लिए क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट आपसे पूछ रहा है। तो टू द पॉइंट NCERT से लाइनें ली गई हैं कि आप उन्हें कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। उसके बाद देखो जो 95th क्वेश्चन है, अगेन ये एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में आपको गिवन है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। अगर आपको क्या है कॉन्सेप्ट पता है 95th देखो इसमें क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो थे हमारे, अगर आपको इसको क्या है कॉन्सेप्ट अगर पता था इसमें तो क्या है आप इजीली इसे कर सकते थे। पेन और पेपर भी लेने की ज़रूरत नहीं थी आपको, क्या है पेन और पेपर लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते थे, कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। उसके बाद देखो हाँ वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करने लग जाएंगे, सॉल्व करने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम किस में रखेंगे, मॉडरेट या फिर ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसे। उसके बाद देखो अगेन पावर से आया है आपका 93rd है जो नहीं 93rd नहीं 95th तक हम कर चुके हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम 96 जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्या आया है, न्यूमेरिकल है। अगेन उसमें आपसे क्या पूछा गया है, डायरेक्ट मोशन से है। ये क्या है, मोशन से है। कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन पर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है, उसका मास गिवन है, ठीक है। तो मोशन और जो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको अप्लाई करना था, मोशन और फोर्स। मोशन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो आपको अगर पता है तो आप इजीली उससे सॉल्व कर कर आपका ए फाइंड आउट कर सकते थे और उससे फिर आप क्या कर सकते थे, फोर्स को फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये क्या था, आपका इजी क्वेश्चन था।
इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट 97th अगर हम बात करें तो 97th जो क्वेश्चन है हमारा वो फिजिक्स से है, वर्क पावर एंड एनर्जी से है। उसमें आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपको बताना था कि ग्राउंड पर हिट कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है। तो ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो आपने पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में, वहाँ से आप इसे क्या कर सकते थे, इजी। अगर आपको पता था कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उससे आप इजीली इसे रिलेट कर सकते थे। तो थोड़ा सा ये आपका क्या था, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए था। डायरेक्ट आपको काइनेटिक एनर्जी ना देके पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और फिर उसके बाद आपको ये देखना था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी कैसे कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आपका क्या था, अंडरस्टैंडिंग बेस क्या रहेगा आपका, अंडरस्टैंडिंग बेस था ये आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको आप क्या मान सकते हो, ईजी टू मॉडरेट। जिसे अंडरस्टैंडिंग थी उसके लिए ईजी है, जिसको नहीं था उसके लिए मॉडरेट है, लेकिन टफ नहीं है ये बिल्कुल भी। उसके बाद देखो अगेन मोशन से ही क्या है हमारा, न्यूमेरिकल है। तो देखो मोशन जो चैप्टर है उसकी काफ़ी वेटेज रही है इस बार। तो देखो जो 98 है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको क्या है, मोशन वाले चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं। तो मोशन में बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आप जैसे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, इन सबको अगर आपको अच्छे से पता है तो, और उसके बाद जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, अगर वो आपको आता है तो ये बहुत इजी थे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मॉडरेट कैटेगरी में रख रही हूँ, जिसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन पता है उसके लिए बहुत ईजी था। तो ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ये आपका है और टू द पॉइंट थे ये आपके, टफ कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है ये। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो उसके बाद आपके क्वेश्चन है यस 113 जो है आपका, उसमें देखो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई द फर्स्ट शेल ऑफ एन एटम। तो क्या है, आपको बोला गया है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आपका क्या है, केमिस्ट्री का जो पार्ट है वहाँ से आपका लिया गया है और टू द पॉइंट है। जब आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, टू द पॉइंट है, फर्स्ट शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आते हैं, यहीं से तो हम शुरुआत करते हैं। तो क्लास 9 से डायरेक्ट ये आपका आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट आपका आया हुआ है, ये केमिस्ट्री का है। कौन सा क्वेश्चन है, 113। ये कहाँ से आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जो आपका, उसमें आपको वैलेंसी भी सिखा दी जाती है, क्लास 9 से है ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर है, और क्या है, बहुत ही इजी और NCERT है ये आपका डायरेक्ट। उसके बाद अगर हम देखें 114 तो क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी और लिक्विड, और आपको केल्विन में गिवन है, आपको सेल्सियस में ये पता होगा जनरली, लेकिन उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हम केल्विन में, तो डायरेक्ट कन्वर्जन करना था और कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल ही क्या था, ये फ्री हिट था। 9th क्लास में ही आपको कन्वर्जन सिखा दी जाती है कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे और केल्विन को सेल्सियस में कैसे करते हैं। तो ये भी क्या था बच्चों आपका, ईजी था बिल्कुल, और डायरेक्ट क्या है, NCERT ही हमारा क्या है इसमें सोर्स रहा है। उसमें देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वैलेंसी, वैलेंसी आपको बतानी है कि 3 वैलेंसी किसकी है। तो जनरली आपको क्या है, मैक्सिमम क्या करवा दी जाती है 9th क्लास में ही, 20 तक तो सबको ही करवा दी जाती है, 20 तक। तो वहीं तक देख लो, आपसे ये पूछ लिया गया है। तो ये देखो आप 115 जो है तो ये 9th बेस है, कोई ये मत सोचना कि ये तो 11th 12th का आ गया, ये 9th में ही आ गया था बच्चों, आपके 9th में ही यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये देखो आपका केमिस्ट्री का है, अगेन ये आपको वैलेंसी निकालना सिखा दिया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बहुत इजी था ये, बहुत इजी क्वेश्चन रहा है NCERT से। वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो था आपका इसमें। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हैं, तो ये आपका केमिस्ट्री का है, जो केमिकल रिएक्शंस है ना आपकी क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस, उसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये सब आते हैं। तो वहाँ से ये आपका लिया गया था, टू द पॉइंट बात की गई है इसमें, कोई भी क्या है
कोई भी बात घुमाकर तो की ही नहीं, डायरेक्ट सीधी आपसे पूछे हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगर हम देखें 118 जो है हमारा एल्यूमिनियम। अब ये बात बताओ, इसमें एल्यूमिनियम आपको गिवन है, उसमें आपको एटॉमिक नंबर भी दे रहा है, एटॉमिक मास भी दे रहा है, तो ये तो ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी आपको दे रहा है, तो देखो कितना इजी कर रहा है, जबकि आपको ये याद होने चाहिए थे, है ना। तो देखो जल्दी से 118 जो है डायरेक्ट 9th क्लास है, ये आपकी 9th क्लास से आपको क्या किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हमारा, वहाँ से आपको क्या सिखाया जाता है, प्रोटॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने आपको बता दिए जाते हैं, आइसोटॉप्स, है ना, ये सब बताया जाता है। तो डायरेक्ट वहाँ से था, ये बिल्कुल ईजी था, NCERT। उसके बाद देखो 119 जो है एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ डायमंड जो है हमारा, ये भी क्या है, डायरेक्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट हमारा क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 10th क्लास से लिया गया है ये डायरेक्ट, और ये तो बोर्ड में भी पूछा जाता है, डायमंड का या फिर ग्रेफाइट का, एलोट्रॉप्स के बारे में भी पूछते हैं। तो इसने तो डायरेक्ट इसका क्या पूछा, जस्ट कॉम्पोजिशन ही तो पूछी है, उसमें तो हमसे फर्दर भी पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ये क्या है हमारा 10th क्लास का हो गया केमिस्ट्री से, और ये क्या था, बिल्कुल ईजी था, देखते ही क्वेश्चन क्या हो जाना था, तुरंत ये आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। उसके बाद देखो केमिकल चेंज, केमिकल चेंज आपको बताना था, केमिकल और फिजिकल चेंज जर्नली आपके क्या हैं, छोटी क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो किसमें, आपके 7th क्लास से ही आ जाता है केमिकल और फिजिकल चेंज का जो हमारा चैप्टर है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी उस टाइम पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ओनली जो पीछे हमारी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें लर्न कर रहे होते हैं, उन्हें है ना जो चैप्टर है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि आपके बच्चे रट्टे लगा रहे हैं, या जो बेस फाउंडेशन टाइम था उस टाइम पर वो उस चैप्टर को समझ भी रहे थे, या जस्ट वो क्वेश्चन आंसर उन्हें याद करके और मार्क्स लेकर आ रहे थे, और आप भी खुश हो रहे थे और वो भी खुश हो रहे थे। कभी ऐसा तो नहीं था, क्योंकि क्या है, जो आपके बच्चे का बेस है वो क्या है, 6 से ही क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए जो वो चैप्टर कर रहा है। तो आप एक बार ये क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि टीचर उन्हें कैसे करवा रहे हैं। उसके बाद देखो 120 था, तो ये क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज था, बहुत इजी था, छोटी क्लास वाला बच्चा भी इसे कर सकते हैं, है ना। केमिकल और फिजिकल वाला था ये हमारा, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, तो ये क्या था, इजी कैटेगरी में है, बिल्कुल ही है हमारा। उसके बाद देखो आप 121 जो है उसमें हमें फोकल लेंथ क्या करनी है, करेक्ट फोकल लेंथ बतानी है, हमें पावर गिवन है। तो ये क्या है, ये तो बोर्ड में भी आता है आपका क्लास 10th, अगर आपका क्वेश्चन है 212, ठीक है, ये क्या है, फिजिक्स का पार्ट है हमारा, और ये आ जाता है आपके लाइट में आपको क्या है, पावर से क्वेश्चन आता है, ये तो आपके बोर्ड में भी आता है कि पावर गिवन है, उससे आपको या तो लेंस के टाइप बतानी है, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ से आप क्या निकालते हो, पावर निकालते हो। तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट था, बहुत ईजी था, और NCERT बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं है। देखो उसके बाद देखो क्या है, 122 जो है, AC मीन्स डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी। तो देखो 122 है ये आपका। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये क्या है हमारा, ये तो 12th क्लास से आया है, लेकिन अगर 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, कि आपके टीचर ने आपको ये बताया था कि जो इंडिया में जो हमारा वोल्टेज रहती है 220 वोल्ट, और क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रहती है, तो आप ईजिली कर सकते थे, क्या है, ईजिली कर सकते थे। तो ये क्या है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो क्या है, 12th क्लास में तो आपका ये स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तो ये कर सकते थे, आप ईजिली कर सकते थे। तो क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ये डायरेक्ट आपका आया हुआ है। तो ये क्या है, आपका इजी कैटेगरी में ही है, डायरेक्ट आपको क्या करना था, इसे कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट देखते ही सॉल्व हो जाता। उसके बाद देखो 123 जो आपका क्वेश्चन है, उसमें क्या हो रहा है, एक ब्लॉक, उसका मास गिवन है, और वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर,
उसकी आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, आपको फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, फ्रिक्शन का क्या करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि फ्रिक्शन फोर्स का जो आपका है कॉन्सेप्ट 123, तो ये क्या है, डायरेक्ट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट क्या करना था, फ्रिक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल था, इजी है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ये। क्लियर है आपको? उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो 124 जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ये क्या है, आपकी स्टेटमेंट्स गिवन है और उसमें से आपको बताना था। तो ये क्या है, ये अगेन आपकी रीडिंग पावर चेक करने के लिए कि आप कोई चीज़ को रीड करके कितना आप उसको क्या कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो उससे आपका ये था डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो 125 है, तो ये था क्या है, एक फिगर बना रखी है, एक बच्चा है जो कि क्या कर रहा है, स्काई डाइवर है, ठीक है। उसमें क्या है, ये आपकी बेसिक नॉलेज थी कि क्या क्या फोर्सेस उस पर लग रही हैं, कैसे हो रहा है, एक उसके नीचे की तरफ P फोर्स लग रही है, एक ऊपर की तरफ Q दिखा रखी है। तो ये क्या था, अंडरस्टैंडिंग बेस था, डायरेक्ट आप ऑप्शन जो थे उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इजीली देख सकते थे कि क्या कौन सी बैलेंसिंग फोर्स डाउनवर्ड कौन सी लग रही है, अपवर्ड कौन सी लग रही है। तो ये क्या है, आप इजीली इसे सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखो इतने ही क्वेश्चन हैं बेटा आपके। तो अगर आप देखोगे वेटेज क्या है, आपका फिज़िक्स का पोर्शन था, वहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिले हमें, और फिज़िक्स के क्वेश्चन क्या हैं, थोड़े ज़्यादा देखने को मिले। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के, और फिर उसके बाद क्या हैं, हमारे बायो के हैं। अगर बात करें बायो की ओवरऑल तो डायरेक्ट NCERT बेस थे, बेसिक थे, टू द पॉइंट थे। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, इजी रहे हैं। हाँ, फिज़िक्स में मैं कह सकती हूँ इजी थे, 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्या थे, मॉडरेट थे, टफ कोई भी नहीं था। सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्ज़ाम ही क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर है और क्या है, आपके अवेयरनेस पर है कि आप जो कर रहे हो उसे कितना कर पा रहे हो। तो पेरेंट्स से मेरा अनुरोध ये था कि आप क्या है, जब आपके बच्चे 6th 7th 8th में हैं वो क्रैमिंग ना करें। अब आपको पता चल गया होगा कि NCERT बुक कितनी इम्पोर्टेंट है। 9 10 तक जनरली बच्चे क्या करते हैं, रट कर मार्क्स ले लेते हैं और उन्हें भी नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। तो जो आपके बेस ईयर है वहाँ पर आप चेक करें कि जो टीचर करवा रहे हैं, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके चिल्ड्रन हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से उनका बेस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, टीचर उन्हें कैसे करवा रहे हैं। तो वो आपको चेक करना है, अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है। और आपकी बेटा सीरीज़ स्टार्ट है, जो भी 2025 में आपका 2025 में जो होगा उसके लिए हम आपको क्या करवा रहे हैं, प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो आप क्या हैं, वीडियोस को देखते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। जय हिंद, गुड बाय।